हेलो गाइस, आज हम हिंदी के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। जितने भी पिछले 10 सालों में पूछे गए क्वेश्चन आंसर हैं। ये आपका हिंदी का कोड है। इग्नू के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। आपको जैसे कि पता है कि एग्जाम पास में आ गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चन आंसर को सिर्फ वीडियो सुन लेंगे 1-2 बार तो आपको क्लियर हो जाएगा। हिंदी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तो आप 1-2 बार इसे सुन लेना और जाके एग्जाम दे देना, अच्छे से आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका कोड क्या है? BHDE 101। हिंदी का जो है हिंदी भाषा, इतिहास और वर्तमान के हम क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में कर रहे हैं। ये फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट यूनिट आगे भारत की भाषाएं और हिंदी, इसके ओल्ड ईयर के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। इसके बाद हम सारे जितने भी पिछले 10 सालों में क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इससे BHDE 101 हिंदी से जितने भी क्वेश्चन आंसर 10 सालों में आए हैं वो सारे हम इनमें कवर करेंगे। ठीक है, तो आप इन वीडियो को 1-2 बार पढ़ लेंगे, 1-2 बार सुनेंगे आप, उससे ही आपको क्लियर हो जाएगा। आपको ज्यादा कोई अलग से पढ़ने की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो नाउ ये सेकेंड क्वेश्चन है आपका। एक वीडियो पहले पढ़ चुका है, ठीक है, उससे नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे बताया गया है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, इसमें पूछा गया कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। भाषा के आधार पर इस कथन की पुष्टि करिए आप। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसे आपको भाषा के आधार पर बताना है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से भिन्न है। ठीक है, जो इंसान है वो मनुष्य जो है वो पशु पक्षियों से और जीव जंतुओं से अलग होता है। वो अलग क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी भाषा के कारण, अपने ज्ञान के कारण वो अन्य मनुष्यों से, अन्य जो जीव जंतु हैं उनसे वो अलग है मनुष्य। ठीक है, क्योंकि उसके पास भाषा की शक्ति है। ठीक है, मनुष्य अलग दूसरे अन्य प्राणियों से अलग क्यों है? अन्य जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से क्यों अलग है? क्योंकि मनुष्य के पास एक कौन सी शक्ति है? भाषा की शक्ति है। ठीक है, मनुष्य के पास भाषा की शक्ति है, इसीलिए मनुष्य जो है दूसरे प्राणियों से, पशु पक्षियों से और दूसरे जीव जंतुओं से वो अलग है। और इसी भाषाई शक्ति के आधार पर वह सामाजिक प्राणी बन सकता है। ठीक है, इसी भाषा की ही शक्ति के कारण मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। हम बचपन से बुढ़ापे तक भाषा से घिरे रहते हैं। ठीक है, हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपनी भाषा के कारण ही एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक भाषा से घिरे रहते हैं, भाषा से जुड़े रहते हैं, कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। हम उसी में सोचते हैं, उसी से बोलते हैं, उसी से सामाजिक संपर्क बनाते हैं। ठीक है, भाषा के ही कारण हम कुछ सोच पाते हैं, कुछ बोल पाते हैं और समाज में एक संपर्क बना पाते हैं, समाज में कनेक्टिविटी बना पाते हैं। भाषा द्वारा मनुष्य अपनी बात दूसरों के पास ठीक प्रकार से पहुंचाता है। ठीक है, अगर हमारे पास भाषा नहीं होगी तो हम अपनी बात भी दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो भाषा द्वारा मनुष्य अपनी बात दूसरों के पास ठीक प्रकार से पहुंचाता है। भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य दूसरों से मौखिक रीति से बातचीत करता है। ठीक है, एक भाषा ही तो साधन है जिसके द्वारा हम किसी से बोलकर या लिखकर बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, कनेक्टिविटी बना सकते हैं। तो भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य दूसरों से मौखिक रीति से बातचीत कर सकता है। ठीक है, भाषा सामाजिक व्यवहार का एक साधन है। भाषा एक सबसे अच्छा साधन है जिससे कि हम सामाजिक व्यवहार करते हैं, समाज में बातचीत अच्छे से कर सकें। भाषा सामाजिक व्यवहार का एक साधन है। इसके द्वारा मनुष्य दूसरों के साथ संपर्क, सहयोग आदि करता है। ठीक है, भाषा के द्वारा इंसान दूसरों के साथ संपर्क बनाता है, सहयोग करता है दूसरों का। मनुष्य के सभी व्यवहारों के मूल में समाज है। ठीक है, बिना समाज के तो हम कुछ भी नहीं है। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य के सभी व्यवहारों के मूल में समाज होता है और सभी व्यवहार समाज पर आश्रित अथवा निर्भर करते हैं। जितने भी हमारे व्यवहार हैं वो हमारे समाज पर निर्भर करते हैं, समाज पर आश्रित हैं। समाज में रहने के लिए मनुष्य को भाषा की आवश्यकता होती है।
ठीक है। समाज में रहने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? भाषा की जरूरत होती है, और इस भाषा को वह अपने समाज से ही अर्जित करता है, ठीक है। और भाषा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भाषा हमें अपने समाज से ही प्राप्त होती है। इसी भाषा के माध्यम से वह समाज से अपना संबंध जोड़ता है, ठीक है। समाज के ही द्वारा समाज से अगर हमें संबंध बनाना हो, हमें कनेक्टिविटी बनानी हो, तो हम क्या करेंगे? हमें किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी, और सबसे अच्छा माध्यम क्या है? भाषा है। तो भाषा के ही माध्यम से हम समाज में एक संबंध जोड़ते हैं, समाज में अपनी कनेक्टिविटी बनाते हैं और समाज को गति देते हैं, ठीक है। समाज भाषा से ही समाज में एक संबंध स्थापित होता है, और भाषा के माध्यम से ही हमें एक समाज में एक गति मिलती है। इसीलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। सामाजिक प्राणी मनुष्य को क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है। और वह भाषा इस सामाजिक या सामुदायिक जीवन का अत्यंत आवश्यक अंग है, ठीक है। जो भाषा होती है, और भाषा जो है वो सामाजिक और सामुदायिक जीवन का अत्यंत आवश्यक अंग है, ये महत्वपूर्ण अंग होता है। क्योंकि भाषा, अगर हमारे पास कोई ना कोई भाषा नहीं होगी तो हम समाज में एक अपनी बातचीत एक दूसरे तक नहीं पहुंचा पाएंगे, अपनी बात नहीं कह पाएंगे, दूसरों की बात समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। भाषा जन्मजात गुण नहीं है, ठीक है। भाषा जन्मजात गुण नहीं है, ठीक है। भाषा हमारे पास जन्म से नहीं होती है, भाषा जन्मजात गुण नहीं है, भाषा पैतृक भी नहीं है। ना ही भाषा जन्मजात है, ना ही भाषा पैतृक है। बच्चा जिस समाज में पलेगा, ठीक है, जिस समाज में बच्चा रहता है, जिस समाज में बच्चा पलता है, उसी समाज की भाषा सीखेगा, ठीक है। जहां हम रहते हैं उसी तरह की भाषा हम सीखते हैं ना। तो बच्चा जहां पर रहता है, जहां पे पलता है, उसी समाज की भाषा सीखता है। हिंदी भाषी माँ बाप का बच्चा जन्म से ही किसी चीनी परिवार में पले, अगर जो हिंदी भाषा का जो बच्चा, हिंदी भाषी माँ बाप हैं अगर बच्चे के, और वो बच्चा जन्म से ही अगर किसी चीनी परिवार में पलता है, ठीक है, तो वह चीनी भाषी ही बनेगा, तो वो चीनी की भाषा बोलने लग जाएगा, ठीक है। अगर एक बच्चा है जो भले ही वो इंडियन है, लेकिन अगर उसका पालन पोषण चाइना में होता है या किसी चाइनीज परिवार में होता है, तो वो भी चाइनीज बोलने लगेगा। कहने का तात्पर्य ये है, कुछ साल बाद वह अपने माँ बाप के पास आए और चीनी भाषा का प्रयोग ना करे तो चीनी भाषा भूल जाएगा। और अगर वो बाद में अपने माता पिता के पास आता है और वो अगर उस भाषा का प्रयोग नहीं करता जो उसने सीखी होती है, तो वो उस भाषा को भूल जाता है और फिर हिंदी भाषी बन जाता है, और फिर अपने माता पिता से वो हिंदी भाषा सीख लेता है, वो हिंदी भाषी बन जाता है। इसका कारण यही है कि भाषा समाज में बने रहने का साधन है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि भाषा समाज में बने रहने का एक साधन है और समाज से ही अर्जित होती है। और भाषा हमें कहाँ से मिलती है? हमें समाज से ही भाषा मिलती है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार आप और समझ लीजिए कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी होता है। आप सिंपल शब्दों में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। इसी क्वेश्चन का आप सिंपल सा लिखेंगे कि भाषा, जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से भिन्न है। पशु पक्षियों से, जीव जंतुओं से मनुष्य अलग है, क्योंकि मनुष्य के पास एक भाषा होती है, मनुष्य के पास एक भाषा की शक्ति है। इसी भाषाई शक्ति के आधार पर वह एक सामाजिक प्राणी बनता है, ठीक है। मनुष्य के पास भाषा की शक्ति है, इसी भाषा की शक्ति के कारण ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनता है। हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक भाषा से घिरे रहते हैं, ठीक है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम भाषा से घिरे रहते हैं, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हम उसी में सोचते हैं, ठीक है। जो हमारे पास भाषा है उसी में हम सोचेंगे। ऐसा तो नहीं कि हम चाइनीज में सोचने लगे, हम हिंदी जानते हैं, हम चाइनीज में तो नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो जो भाषा हमें आती है उसी भाषा में हम सोचते हैं, उसी से बोलते हैं और उसी से सामाजिक संपर्क बनाते हैं, ठीक है। अगर हमें हिंदी आती है तो हम हिंदी ही दूसरों से बोलेंगे और हिंदी को ही समझेंगे, उसी भाषा में हम सामाजिक संपर्क बनाएंगे, ठीक है। भाषा द्वारा मनुष्य अपनी बात दूसरों के पास ठीक प्रकार से पहुंचाता है। अगर हमारे पास भाषा नहीं होगी तो हम अपनी बात दूसरों को नहीं बता पाएंगे, अपनी बात दूसरों को नहीं कह पाएंगे। भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य दूसरों से मौखिक रीति
से बात कर सकता है। अगर आपके पास एक भाषा है तो अच्छी तरह से आप लिखकर अपनी बात कह सकते हैं। भाषा सामाजिक व्यवहार का एक साधन है। समाज में हम कैसा व्यवहार करें ये हमारी भाषा पर निर्भर करता है। इसके द्वारा मनुष्य दूसरों के साथ संपर्क और सहयोग याद करता है। ठीक है, अगर हमें दूसरों का सहयोग करना है तो हमें उनकी बात समझ में भी तो आनी चाहिए। हमें दूसरों से संपर्क करना है तो हमें अपनी बात कहनी और उनकी बात समझनी भी आनी चाहिए। तो इसलिए जो मनुष्य है दूसरों के साथ संपर्क और सहयोग भी भाषा की मदद से करता है। मनुष्य के सभी व्यवहारों के मूल में भाषा होती है। ठीक है, मनुष्य के सभी व्यवहारों के मूल में समाज है और समाज तभी होगा जब हमारे पास भाषा होगी। और सभी व्यवहार समाज पर आश्रित अथवा निर्भर करते हैं। जितना भी हम व्यवहार करते हैं वो हमारे समाज पर आश्रित हैं और निर्भर करते हैं। समाज में रहने के लिए मनुष्य को भाषा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर हम समाज में रहना चाहते हैं तो हमें एक भाषा आनी चाहिए, हमें भाषा की जरूरत होगी। ठीक है, और इस भाषा को वह अपने समाज से ही अर्जित करता है। और जिस समाज में हम रहते हैं हमें भाषा भी उस समाज से ही मिलती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इंडियन हैं और हम चाइनीज सीख लें। ठीक है, हम सीख तो सकते हैं लेकिन अपने व्यवहार में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ की भाषा को हम स्वतः ही ग्रहण कर लेते हैं, स्वतः ही सीख जाते हैं। इसी भाषा के माध्यम से वह समाज से अपना संबंध जोड़ता है। ठीक है, समाज से संबंध जोड़ने के लिए हमारे पास एक भाषा होनी चाहिए और समाज को गति देता है। ठीक है, इसीलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है और भाषा इस सामाजिक और सामुदायिक जीवन का अत्यंत आवश्यक अंग होती है। ठीक है, भाषा जन्मजात गुण नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को जन्म से ही कोई भाषा मिलती है। वो जैसी जगह पर रहता है, जैसे माहौल में रहता है, जैसे परिवेश में है, वहाँ की भाषा वो स्वतः ग्रहण कर लेता है। ठीक है, भाषा जन्मजात गुण नहीं है, भाषा पैतृक भी नहीं है। बच्चा जिस समाज में पलेगा उसी समाज की भाषा सीखेगा। हिंदी भाषा माँ बाप का, जो हिंदी भाषी अगर माता पिता हैं, हिंदी भाषी माँ बाप का बच्चा जन्म से ही किसी चीनी परिवार में पले। अगर हिंदी भाषी जो जिनके माता पिता हिंदी बोलते हैं लेकिन उनका बच्चा अगर किसी चीनी परिवार में पलता है तो वो चीनी भाषा सीख जाएगा। और कुछ सालों बाद जब उनका बच्चा वापस अपने माता पिता के पास आएगा और वह वो हिंदी बोलेगा और चीनी को भूल जाएगा। अगर वो चीनी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा तो उसे भूल जाएगा और फिर से वो हिंदी भाषी बन जाएगा। इसका कारण यही है कि भाषा समाज में बने रहने का साधन है। ठीक है, भाषा समाज में बने रहने का साधन है और समाज से ही अर्जित होती है। भाषा हमें कहाँ से अर्जित होती है? भाषा हमें समाज से ही अर्जित होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन पहले अपलोड किया जा चुका है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपको क्या कह रहे हैं कि भाषा की परिभाषा देते हुए भाषा की सामाजिकता और विचार प्रकट कीजिए। ठीक है, कह रहे हैं कि समाज की भाषा की परिभाषा दीजिए, उसकी परिभाषा देते हुए आप भाषा की सामाजिकता पर विचार प्रकट करिए, अपने विचार बताइए। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, अच्छी लाइन है, आप ध्यान रखिएगा कि भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं भाषा के लिए। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। ठीक है, क्या है भाषा? भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों का, जो भाषा है हमारे, जो हम मुंह से बोलते हैं, भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है, जिसके द्वारा मन की बात कही जाती है। ठीक है, समाज ही भाषा की कोड व्यवस्था को जन्म देता है। ठीक है, हमने ऊपर फर्स्ट वाले क्वेश्चन पढ़ा था कोड व्यवस्था के बारे में, आप उससे सुनेंगे तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी, कोड व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो जो समाज है, समाज ही भाषा की कोड व्यवस्था को
को जन्म देता है। इस तरह भाषा समाज की वस्तु है। ठीक है, इस तरह भाषा क्या है? समाज की एक वस्तु है। सामाजिक व्यवहार समाज की संरचना पर भी निर्भर करता है। ठीक है, जो सामाजिक हमारा व्यवहार होता है वो समाज की संरचना पर भी निर्भर करता है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में जिस तरह का व्यवहार एक दूसरे से किया जाता होगा, बच्चे उसी तरह के व्यवहार को ग्रहण करेंगे। ठीक है, समाज के एक सदस्य की सामाजिक संरचना के अनुसार विविध सामाजिक भूमिकाएं होती हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि समाज के एक सदस्य की सामाजिक संरचना के अनुसार अलग अलग उनकी भूमिकाएं होती हैं, विविध भूमिकाएं होती हैं। उदाहरण के लिए, यद्यपि आप एक हैं, ठीक है, जैसे कि आप एक हैं किंतु आप अनेक सामाजिक भूमिकाएं निभाते हैं। ठीक है, अगर आप एक हैं लेकिन समाज की अलग अलग भूमिकाओं का आप पालन करते हैं, अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं समाज में। अपने माता पिता के लिए पुत्र, पत्नी के लिए पति, भाई बहनों के लिए भाई, बच्चों के लिए पिता, पड़ोसियों के लिए पड़ोसी, मित्रों के लिए मित्र, गुरु के लिए शिष्य, अधिकारी के लिए आप एक अधीनस्थ कर्मचारी और अधीनस्थों के लिए अधिकारी आदि। ठीक है, यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि आप एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, आप एक ही इंसान होते हुए आप अपने समाज में अलग अलग भूमिकाओं को निभाते हैं। जैसे कि घर में आप माता पिता के लिए उनके एक पुत्र हैं, अपनी पत्नी के लिए उनके लिए एक पति हैं, अपने भाई बहनों के लिए एक भाई हैं और बच्चों के लिए आप पिता हैं, पड़ोसियों के लिए आप एक पड़ोसी हैं, मित्रों के लिए आप एक मित्र हैं, गुरु के लिए आप एक शिष्य हैं और अधिकारियों के लिए आप अधीनस्थ कर्मचारी हैं और अधीनस्थों के लिए आप अधिकारी आदि हैं। ठीक है, आप एक होते हुए समाज में कितनी सारी भूमिकाओं को निभा रहे हैं। तो आप एक होते हुए समाज में अलग अलग अपनी भूमिकाओं को निभाते हुए अलग अलग भूमिकाओं को आप निभा रहे हैं। इसी का कहने का तात्पर्य है इन भूमिकाओं के अनुसार आपका सामाजिक व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, आप समाज में इतनी सारी भूमिकाओं को निभा रहे हैं, इसी के कारण आपका समाज में भिन्न भिन्न व्यवहार होता है, अलग अलग व्यवहार होता है। जैसे सामाजिक व्यवहार आप अपने पिता के सामने करते हैं। ठीक है, आप अपने पिता से, अपने माता पिता से जिस तरह का सामाजिक व्यवहार करते हैं वैसा पुत्र के सामने नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप अपने माता पिता से व्यवहार करते हैं वैसा आपके पुत्र के सामने नहीं है। जैसा व्यवहार आप अपने अधीनस्थ के से करते हैं वैसा अपने अफसर के सामने नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए अभिवादन के लिए कहीं साष्टांग प्रणाम करते हैं। ठीक है, जैसे अभिवादन के लिए कहीं तो क्या करते हैं? साष्टांग प्रणाम करते हैं, तो कहीं चरण स्पर्श करते हैं। ठीक है, कहीं आप साष्टांग प्रणाम करते हैं अभिवादन करने के लिए, कहीं पर चरण स्पर्श करते हैं और कहीं पर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। ठीक है, या नमस्ते करते हैं। तो कहीं हाथ मिलाकर हेलो करते, कहीं हाथ मिलाते हैं, कहीं हेलो करते हैं, कहीं हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, कहीं हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं, तो कहीं प्यार से सिर पर हाथ रख देते हैं। ठीक है, कहीं पे प्यार से आप सिर पर हाथ फेरते हैं। भाषा में तू, तुम अथवा आप सर्वनाम रूपों जैसे जा, जाओ, जाइए आदि क्रिया रूपों संबोधन की विविध शैलियों, खाना, भोजन, आहार आदि पर्यायों द्वारा ही भिन्नताएं प्रकट होती हैं। यही भिन्नताएं विविध वार्ता शैलियों द्वारा भी प्रकट होती हैं। ठीक है, आपने देखा कि समाज में हम किस किस तरह के व्यवहार करते हैं जो कि हमारे समाज में निर्भर करता है। जहां हम रहते हैं उस समाज में किस तरह का व्यवहार हो रहा है उसी से हम सीखते हैं, उसी के अनुसार हम दूसरों के साथ व्यवहार और शिष्टाचार करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ शैलियां दी गई हैं, जैसे अंतरंग शैली,
ठीक है, यहाँ पे कुछ शैलियों के बारे में बताया, शैलियों द्वारा भी प्रकट करते हैं हम किन किन शैलियों द्वारा अपने व्यवहार को प्रकट कर सकते हैं। जैसे अंतरंग शैली, ठीक है, अंतरंग शैली में क्या है, सुनते हो जरा इधर आइए। आपने सुना होगा इस तरह के शब्दों को जो घर में अक्सर पत्नी अपने पति को बुलाने के लिए, संबोधित करने के लिए करती है कि सुनते हो जरा इधर आइए, ये अंतरंग शैली कहलाती है। ठीक है, सुनते हो जरा इधर आइए कौन सी शैली कहलाती है, ये आपकी अंतरंग शैली कहलाती है। दूसरी अनौपचारिक, अनौपचारिक में क्या है, जरा इधर आओ, अनौपचारिक में क्या है, जरा इधर आओ। इस तरह के संबोधन को, जरा इधर आओ, इस तरह के संबोधन को हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक। सामान्य शैली, सामान्य शैली में क्या कहते हैं, कृपया इधर आइए। ठीक है, सामान्य शैली में क्या कहा जाता है, कृपया इधर आइए, ये सामान्य शैली कहलाती है। औपचारिक, औपचारिक शैली में यदि कष्ट ना हो तो इधर आइए। ठीक है, ये इसमें एक औपचारिकता हो गई, यदि आपको कोई तकलीफ ना हो, आपको कोई कष्ट ना हो तो आप इधर आइए। इस तरह की बात हम औपचारिकता पूर्ण कहते हैं, औपचारिक शैली में इस्तेमाल करते हैं कि यदि आपको कोई कष्ट ना हो, यदि कष्ट ना हो तो इधर आइए। रूढ़ शैली, अब एक और पांचवी क्या है, 5 नंबर का रूढ़ शैली है। रूढ़ शैली में मेरा निवेदन है कि इधर आने की कृपा करें, ये कैसी शैली कहलाएगी, ये रूढ़ शैली कहलाएगी कि मेरा निवेदन है कि इधर आने की कृपा करें या इधर आने का कष्ट करें। ठीक है, ये रूढ़ शैली में आएगा। इस तरह से आपकी 5 शैलियां दी गई हैं जिनको आपको ध्यान में रखना। आपको 2 नंबर में ऐसा ही पूछ सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की आप शैली बताइए, अलग अलग शैली बताइए, तो इन 5 शैलियों के आप नाम याद रखिए। ठीक है, सामाजिक व्यवहार में भिन्नता की एक अन्य स्थिति का संबंध जीवन के विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों से है। ठीक है, तो जो समाज का व्यवहार है, सामाजिक व्यवहार में भिन्नता मतलब अलग अलग तरह से। ठीक है, सामाजिक व्यवहार में भिन्नता की एक अन्य स्थिति का संबंध जीवन के विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों से है। मनुष्य के जीवन में एक साथ विविध सामाजिक क्षेत्र आते हैं। ठीक है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके जीवन में एक साथ ही बहुत सारे सामाजिक क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है, मनुष्य के जीवन में एक साथ विविध मतलब अलग अलग तरह के विविध सामाजिक क्षेत्र आ जाते हैं, सामाजिक क्षेत्र आते हैं। ये सामाजिक क्षेत्र मोटे तौर पर, अगर हम इन सामाजिक क्षेत्रों को मोटे तौर पर समझें, जैसा कि हमने ऊपर समझा था रिलेशन को लेकर, ऐसे ही यहाँ पे आपका घर परिवार हो जाएगा, पड़ोस, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, खेल क्रीड़ा, ठीक है, और आमोद प्रमोद, बाजार, कार्यालय, न्यायालय, फैक्ट्री, धर्म स्थल आदि व्यक्ति के जो है अलग अलग सामाजिक क्षेत्र आ जाएंगे। व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र होते हैं। एक तो उसका परिवार, घर परिवार हो जाएगा, उसका पड़ोस, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय। आपको ये पता है कि आप बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इन प्रक्रियाओं से आप गुजरते हैं, इन सारी चीजों से, तो आप इन्हें बेहतर समझ पाएंगे कि व्यक्ति के जीवन में जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग सामाजिक क्षेत्र हैं। आपका घर परिवार से चीजें शुरू होती हैं, तो आपका घर परिवार आ जाएगा, फिर हमारा पड़ोस आता है, स्कूल, कॉलेज जहाँ आप जाते हैं, विद्यालय, और खेल क्रीड़ा जो आप खेल कूद करते हैं, और आमोद प्रमोद, बाजार, कार्यालय, फिर न्यायालय, फैक्ट्री, धर्म स्थल। ठीक है, ये सारे क्षेत्र मनुष्य से जुड़े हैं। इन विविध क्षेत्रों में एक ही मनुष्य क्षेत्रों की विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न सामाजिक व्यवहार करता है। देखा आपने कि मनुष्य तो यहाँ पर एक ही है, ठीक है, एक ही इंसान, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यवहार करता है। जो व्यवहार वो घर में कर रहा है, वो व्यवहार वो पड़ोस में नहीं करेगा। जो व्यवहार वो उसका पड़ोस में है, वो उसका स्कूल या कॉलेज में नहीं होगा। ठीक है, वो भी, और जो घर वाला व्यवहार उसका खेल कूद में नहीं होगा। ऐसे कार्यालय, बाजार और न्यायालय, फैक्ट्री, जो धर्म स्थल है, हर जगह उसका व्यवहार बदल जाएगा। ठीक है, जगह के अनुसार व्यक्ति एक ही है, लेकिन जगह के अनुसार उसका व्यवहार बदलता रहेगा। उदाहरण के लिए हमारे एक मित्र पुलिस अधिकारी हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयास किया गया है कि उदाहरण के लिए हमारे एक मित्र पुलिस अधिकारी हैं। वे बीवी बच्चों के सामने बनियान
और पैजामा, ठीक है, वो अपने बीवी बच्चों के सामने क्या पहन के रहते हैं, बनियान और पैजामा पहनते हैं। घर में अभ्यागत आने पर कुर्ता पैजामा, और उनके घर में अगर कोई आ जाता है तो वो कुर्ता पैजामे में आ जाते हैं, वो कुर्ता पैजामा पहन लेते हैं। बाजार या बाहर पैंट और वो शर्ट, अगर वो बाहर जाते हैं तो पैंट शर्ट पहन के जाते हैं, ठीक है, वो शर्ट बोलते हैं शर्ट को। और पूजा के समय केवल धोती पहनते हैं, और जब उनका पूजा का समय होता है तो वो धोती में आ जाते हैं, ठीक है, पूजा के समय वो धोती पहनते हैं। किंतु जब वो ड्यूटी पर जाते हैं अपनी, तो वो क्या पहनते हैं, वो पुलिस की अपनी वर्दी में दिखाई दे पड़ते हैं, ठीक है, किंतु जब वो ड्यूटी पर जाते हैं तो पुलिस की वर्दी में दिखाई पड़ते हैं। कपड़ों का यह अंतर सामाजिक क्षेत्र की विभिन्नता के कारण है, ठीक है, उनके कपड़ों में जो ये अंतर आपको दिखाई दे रहा है वो किस लिए है, वो एक सामाजिक भिन्नता के कारण है, सामाजिक विभिन्नता के कारण है। भाषा के साथ इसकी समानांतर स्थिति है, और इसकी समानांतर स्थिति किसके साथ है, भाषा के साथ है। हमारे बेही मित्र घर में भोजपुरी, जो हमारे वही मित्र हैं, वो हमारे वही दोस्त हैं जो कि घर में भोजपुरी नौकर चाकरों के बीच ब्रज और अभ्यागतों और बाजार आदि में हिंदी, औपचारिक स्थिति में अंग्रेजी, किंतु पूजा घर में संस्कृत का प्रयोग करते हैं। देखा आपने कि मित्र आपका दोस्त, एक ही कोई आपका दोस्त है जो कि घर में भोजपुरी बोलता है, और नौकर चाकरों के बीच वो ब्रज भाषा का प्रयोग करता है, अभ्यागतों और बाजार आदि में हिंदी बोलता है, औपचारिक स्थिति में अंग्रेजी भी वो बोलता है, किंतु जब वो पूजा स्थल पे होते हैं तो वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर आपने भी कहीं कभी सुना हो तो आपने किसी को सुना होगा कि वो उनके घर की अपनी भाषा अलग होती है, लेकिन जब आपने उन्हें कार्य क्षेत्र में देखा होगा या कहीं बाहर देखा हो तो उन्हें आपने दूसरी भाषा बोलते हुए देखा होगा, ठीक है। इस तरह अनेक भाषाओं का एक ही व्यक्ति समाज द्वारा प्रयोग अनेक भाषीयता बहुभाषीयता कहा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से अनेक जो भाषाएं होती हैं, अलग अलग जो भाषाएं होती हैं, इस तरह अनेक भाषाओं का एक ही व्यक्ति, ठीक है, अनेक तरह की भाषाएं, अनेक तरह के व्यवहार एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, व्यक्ति समाज द्वारा प्रयोग किया जाता है। अनेक भाषीयता या बहुभाषीयता कहा जाता है, इन्हें क्या कहते हैं, अनेक भाषीयता या बहुभाषीयता कहा जाता है। ऐसी संस्कृत में जहां कालक्रम अथवा एक ही समय में अनेक भाषा बोलने वाले व्यक्ति समाज आए दिन परस्पर संपर्क में आते हैं, ऐसी स्थिति स्वाभाविक है, ठीक है, ये स्थिति बहुत ही आम है, बहुत ही स्वाभाविक है, जहां एक ही व्यक्ति अलग अलग भाषाओं के साथ समाज के संपर्क में आते हैं। यदि इतना भाषा संपर्क ना भी हो, अगर जितना ऊपर दिया गया, अगर इतना ज्यादा भाषा संपर्क ना भी हो तो भी सभी सामाजिक क्षेत्रों में व्यक्ति एक सा नहीं बोलता, ठीक है। आपने देखा कि अगर इतना अंतर अगर ना भी हो किन्हीं घरों में, अगर आपके घरों में या किसी घर में इतना अंतर ना भी हो, तब भी हमारी जो एक जैसी भी भाषा हो, तब भी जब हमने अपने घर में अपने परिवार में देखा होगा, जब आपके माता पिता आपसे बात करते हैं तो उस भाषा में, और जब घर में आए मेहमानों से वो बात करते हैं उस भाषा में बहुत सा अंतर होता है, ठीक है। और जब वो आपके माता पिता जब कार्यस्थल पे कोई बात करते हैं उस भाषा में और व्यक्तिगत भाषा में, घर में बोले जाने वाली भाषाएं, बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है, ठीक है। तो यही इनके कहने का तात्पर्य है कि सभी सामाजिक क्षेत्रों में व्यक्ति एक सा नहीं बोलता, हर जगह इंसान एक जैसा नहीं बोलता, ठीक है। घर में आत्मीयता दिखाने वाले शब्द, घर में जो हमारे जो प्रेम प्रकट करते हैं, आत्मीयता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, तू तुम का प्रयोग, और वाक्य रचना की शिथिलता, खंडिता, वाक्य आदि का प्रयोग होता है, ठीक है। जो आत्मीयता दिखाने वाले शब्द होते हैं घर में, वो तू और तुम की रचना होती है, जो कि स्थिरता और खंडित वाक्य आदि का प्रयोग करते हैं। तो कार्यालय में तथा सरकारी कामकाज में आक्रामक किया जाता है, ठीक है। क्रिया है आपको सूचित किया जाता है से वाक्य बंधे हुए और
अखंडित वाक्य आदि दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, आपको सूचित किया जिन वाक्यों से हम एक दूसरे को संबोधित करते हैं, सूचित करते हैं, उनसे क्या दिखाई देता है, क्या जान पड़ता है, उक्त वाक्यों से बंधे हुए और अखंडित वाक्य प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, न्यायालय में मिलॉर्ड, न्यायालय जो आपने अगर न्यायालय के बारे में कभी सुना हो तो क्या यूज किया जाता है, मिलॉर्ड आदि संबोधन मिलता है। ठीक है, मिलॉर्ड आदि से संबोधन किया जाता है, संबोधन मिलता है, जिसका प्रयोग अन्यत्र कहीं नहीं होता। ठीक है, न्यायालय के बाहर जिनका प्रयोग कहीं भी नहीं किया जाता है, न्यायालय में ही ये शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। मिलॉर्ड आदि शब्द आपको सिर्फ न्यायालय में सुनने को मिलेंगे, बाहर आपको कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं मिलेगा। विभिन्न क्षेत्रों में बोलने के प्रयोग की कुछ ना कुछ विशिष्टता दिखाई देती है। ठीक है, जो अलग अलग क्षेत्रों में जो बोला जाता है उनकी कुछ न कुछ खासियत, कुछ न कुछ जो विशिष्टता होती है वो जरूर दिखाई देती है। कहीं कहीं यह विशिष्टता सामान्य बोलचाल की, ठीक है, सामान्य बोलचाल की बोली में स्पष्ट रूप से और काफी भिन्न होती है। ठीक है, ये बहुत सारी जगह ये स्पष्ट रूप से और काफी अलग अलग दिखाई देती है और लोग उसे सुनते और पढ़ते ही बता देते हैं, और जो लोग हैं उसे सुनते और पढ़ते ही बता देते हैं कि इसमें क्या अंतर है, कि यह अमुक क्षेत्र की भाषा है, कि वो किस क्षेत्र की भाषा है, वो अमुक क्षेत्र की भाषा है, या संक्षेप में भाषा अनेक रूपा है। ठीक है, इसको सुनते ही लोग अंदाजा लगा लेते हैं, उसे बता देते हैं कि ये भाषा अमुक है या फिर संपेच भाषा है। बहुत सी भाषाओं के संपर्क की स्थिति के कारण बहुभाषीयता अथवा सामाजिक क्षेत्र में बहुत सी प्रयुक्तियों की उपस्थिति के कारण भाषा में ये विविध जो अलग अलग रूप हैं वो दिखाई देते हैं। विविध रूपता समाज की देन है। ठीक है, ये जो हम अलग अलग भाषा देख रहे हैं, अलग अलग व्यवहार की भाषाएं देख रहे हैं, ये सब हमारे समाज के ही रूप हैं, ये सब समाज की देन है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप 1 से 2 बार देख लेंगे वीडियो तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको अलग से कुछ पढ़ने की और किताब लेके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी आप दिखाएंगे, कोई बहुत ज्यादा समस्या इसमें नहीं है। आपको इसका अगर आपको थोड़ा भी याद हो जाएगा तो बाकी आप बना लेंगे, कराएंगे। ठीक है, आप बस ये समझने की कोशिश कीजिए इसे। आपका इसमें 4th क्वेश्चन दिया गया है, भाषा किस प्रकार एक विशेष सामाजिक व्यवहार है। भाषा किस प्रकार से एक सामाजिक व्यवहार है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। आपका 4th, भाषा एक सदस्य के रूप में मनुष्य जो व्यवहार करता है। भाषा क्या है, भाषा एक सदस्य के रूप में मनुष्य के व्यवहार में प्रकट होती है। मनुष्य जिस तरह का व्यवहार करता है उससे उसकी भाषा का पता चलता है। ठीक है, तो भाषा के सदस्य के रूप में, समाज के सदस्य के रूप में, ठीक है, समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य जो भी व्यवहार करता है उसे सामाजिक व्यवहार कहते हैं। ठीक है, मनुष्य जो भी व्यवहार कर रहा है उसे क्या कहते हैं, सामाजिक व्यवहार कहते हैं। समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य जिस तरह का व्यवहार करता है उसे सामाजिक व्यवहार कहा जाता है। जैसे कि नमस्ते करना, कपड़े पहनना। ठीक है, नमस्ते, आप जिस तरह का अभिवादन कर रहे हैं उससे आपके सामाजिक व्यवहार का पता चलता है, आपकी भाषा का पता चलता है। आप किस तरह के परिधान यूज कर रहे हैं, किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, आपका कैसा खान पीन है और आपका किस तरह का रहन सहन है, ये आपके सामाजिक व्यवहार को बताता है। ठीक है, तो सामाजिक व्यवहार को आपका रहन सहन, आपका खाना पीना, आपका अभिवादन करने का तरीका, ये सारे आपके कपड़े पहनने का ढंग, ये सब क्या बताता है, ये आपके एक सामाजिक व्यवहार को बताता है। तो समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य जो व्यवहार करता है उसे सामाजिक व्यवहार कहते हैं। नमस्ते करना, कपड़े पहनना, खान पान, रहन सहन आदि सामाजिक व्यवहार है। ठीक है, सामाजिक व्यवहार कहलाता है। सामाजिक व्यवहार अलग अलग समाजों में अलग अलग होता है। ठीक है, आपका सामाजिक व्यवहार हर जगह ऐसा नहीं है कि हर जगह एक जैसा हो। आप जिस माहौल में, जिस परिस्थिति में, जिस समाज में रहते हैं उसके हिसाब से आपका सामाजिक व्यवहार भी होता है। तो सामाजिक व्यवहार अलग अलग समाजों में अलग अलग होता है। कहीं हाथ जोड़कर
अभिवादन करना, कहीं पर हाथ जोड़कर अभिवादन किया जाता है तो कहीं हाथ मिलाकर अभिवादन किया जाता है, कहीं जरा झुककर सलाम करते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कहीं जरा सा झुक के सलाम किया जाता है, करते हुए अभिवादन करते हैं, तो कहीं नाक से नाक मिलाकर, ये भी एक तरीका है, कहीं नाक से नाक मिलाकर अभिवादन करते हैं, कहीं सामाजिक व्यवहार के पूछे कोई तर्क नहीं होता। ठीक है, ये सामाजिक जो व्यवहार है इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। ठीक है, ये अलग अलग समाज का अलग अलग जगह का एक तरीका है। अभिवादन का ये कोई सामाजिक व्यवहार के पीछे किसी तर्क की वजह नहीं है, यहाँ कोई तर्क नहीं है। उनकी तुलना करके किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। अगर ये इन तरीकों को आप किसी के रहन सहन, खान पीन के तरीकों को, अभिवादन करने के तरीकों को, कपड़े पहनने के तरीकों को, अगर आप किसी उसके पीछे अगर आप कोई तर्क निकालें तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो अगर अच्छाई बुराई आप ढूंढने बैठे तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये कोई अच्छा बुरा नहीं है। ठीक है, बस ये समाज का एक पहलू है। हम क्यों हाथ जोड़ते हैं? ठीक है, हम क्यों हाथ जोड़ते हैं और अंग्रेज लोग जो क्यों हाथ मिलाते हैं? ठीक है, हम हाथ जोड़ के अभिवादन करते हैं जबकि अंग्रेज लोग हाथ मिलाकर अभिवादन करते हैं। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। ठीक है, इसके पीछे भी कोई तर्क की बात नहीं है और हाथ जोड़ना अच्छा है। ठीक है, हम मानते हैं कि हाथ जोड़ना अच्छा है, हाथ मिलाना बुरा इत्यादि भी नहीं कह सकते। हम अगर हाथ जोड़ने को अगर हम अच्छा मानते हैं तो हाथ मिलाने को हम बुरा नहीं कह सकते और हाथ मिलाना बुरा इत्यादि भी नहीं कह सकते, नहीं कहा जा सकता। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, ये हमारा तरीका अच्छा है, जबकि दूसरे हाथ मिलाकर अभिवादन करते हैं तो उनका तरीका गलत है। इस पर हम कोई तर्क नहीं दे सकते। हम इसलिए हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं कि हमारे समाज में यही प्रचलन है। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे समाज में ही प्रचलन है, ये अच्छा और बुरा नहीं है, ये हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज का ऐसा प्रचलन है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ना कि हम किसी अच्छे और बुरे के कारण ऐसा करते हैं। हम अपने बड़ों से ऐसा करना ही सीखते हैं, क्योंकि हमने ये सब अपने बड़ों से सीखा होता है, अपने समाज से सीखा होता है। यही हमारे लिए शिष्टाचार है और इसी को हम क्या मानते हैं? इसी को हम अपना शिष्टाचार मानते हैं। संक्षेप में यही हमारी सामाजिक परंपरा अथवा रूढ़ी है। ठीक है, यही अगर हम संक्षेप में कहें तो ये हमारी सामाजिक परंपरा और रूढ़ी बन जाती है। इस दृष्टि से सामाजिक व्यवहार भी भाषा के प्रतीकों की तरह यादृच्छिक है। ठीक है, इसी दृष्टि से सामाजिक व्यवहार, इसी तरह से अगर हम सोचें तो सामाजिक व्यवहार भी भाषा प्रतीकों की ही यादृच्छिक है। ठीक है, ये भी इसे भी हम प्रतीक ही मान सकते हैं। अंग्रेजों के लिए हाथ मिलाकर अभिवादन करते हैं। जो अंग्रेज होते हैं वो अंग्रेज क्या कहते थे? हाथ मिला के अभिवादन किया करते थे। ठीक है, अंग्रेज हाथ मिला के अभिवादन किया करते थे कि उनके समाज में यही प्रचलन था। वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उनके समाज का प्रचलन ऐसा ही था। हम हाथ जोड़ के अभिवादन करते हैं क्योंकि हमारे समाज का ऐसा ही प्रचलन है। उन्होंने अपने बड़ों से वैसा करना सीखा है, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने बड़ों से हाथ मिलाकर अभिवादन करना सीखा है और हमने अपने बड़ों से हाथ जोड़कर अभिवादन करना सीखा था। ठीक है, वहीं उनके लिए शिष्टाचार है, क्योंकि उनके लिए हाथ मिलाकर अभिवादन करना ही शिष्टाचार कहलाता है। संक्षेप में वही उनकी सामाजिक परंपरा अथवा रूढ़ी है। हम उसे ये भी कह सकते हैं संक्षेप में कि उनकी यही सामाजिक परंपरा और रूढ़ी है। ठीक है, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है। आप ये ध्यान रखिए, भाषा कैसा है? भाषा एक सामाजिक व्यवहार है। मनुष्य उसे समाज से सीखता है। भाषा को मनुष्य कहाँ से सीखता है? समाज से सीखता है और समाज में प्रयोग
समाज में प्रयोग में लाता है। ठीक है, जो भाषा है उस मनुष्य कहाँ से सीखता है, समाज से सीखता है और समाज में ही प्रयोग में लाता है। इसलिए अलग अलग समाजों में अलग अलग भाषाएं होती हैं। इसीलिए जितने हमारे अलग अलग समाज हैं उसमें भाषाएं भी अलग अलग होती हैं। हमारे यहाँ हिंदी है, जैसे कि हमारे यहाँ हिंदी है, हमारे यहाँ ज्यादातर लोग हिंदी सभी लोग बोलते हैं। अंग्रेजों के यहाँ अंग्रेजी है और अंग्रेजों के यहाँ अंग्रेजी भाषा है। हिंदी में जिसे कुत्ता कहते हैं, अंग्रेजी में उसे डॉग कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में जिसे कुत्ता कहा जाता है वही अगर हिंदी में जैसे कुत्ता कहते हैं उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डॉग कहते हैं। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। ठीक है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है, ये सिर्फ भाषा की वजह से है। शब्द और वस्तु में कोई प्राकृतिक संबंध नहीं है। और यहाँ तक कि जो कोई शब्द है या कोई वस्तु है उसमें कोई प्राकृतिक संबंध नहीं है, प्रकृति कोई भेदभाव नहीं किया है। ये नाम सिर्फ भाषा के कारण है। सभी शब्दों का उन शब्दों द्वारा द्योतित वस्तु आदि से जो संबंध है, ठीक है, जो भी संबंध इनका चीजों से है, सभी शब्दों का उसी शब्दों से, ठीक है, सभी शब्दों का उन शब्दों द्वारा द्योतित वस्तु आदि से जो संबंध है वही संबंध यदृच्छ से है। ठीक है, जो संबंध यदोतित से है वही संबंध यदृच्छ से भी है। ठीक है, इसी प्रकार फारसी अरबी में इसी प्रकार अगर हम फारसी अरबी की बात कर लें तो फारसी अरबी में गा, जा, फा आदि ध्वनियों का होना। ठीक है, फारसी और अरबी में कौन की ध्वनियां निकलती, गा, जा और फा आदि ध्वनियों का होना, और हिंदी में ना होना, और हिंदी में ऐसी ध्वनियों का ना होना सामाजिक परंपरा या रूढ़ी के कारण है। ठीक है, जो फारसी और अरबी भाषाएं हैं इनमें ये गा, जा, फा ध्वनियां होती हैं, जबकि हिंदी में ऐसी ध्वनियां नहीं है। ये सिर्फ सामाजिक परंपरा और रूढ़ी के कारण है। ठीक है, ये किसके कारण है, सिर्फ सामाजिक परंपरा और रूढ़ी के कारण है। इसके पीछे भी कोई तर्क नहीं है, इसके पीछे हम किसी तर्क की बात नहीं कर सकते हैं, इसके पीछे भी कोई तर्क नहीं है। केवल यादृच्छिकता है। केवल ये क्या है, केवल ये यादृच्छिकता है और कुछ भी नहीं। हम वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया का क्रम रखते हैं। हम किस चीज का क्रम रखते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया का क्रम रखते हैं। तो अंग्रेजी कर्ता, क्रिया, कर्म है, अंग्रेजी क्या है, कर्ता, क्रिया, कर्म है। इसके पीछे भी कोई तर्क नहीं है। ठीक है, हिंदी में कर्ता, कर्म, क्रिया होती है। ठीक है, अंग्रेजी में कर्ता, क्रिया और कर्म है। ये डिफरेंस है और इसमें कोई तर्क इसमें नहीं है, इसमें कोई तर्क की बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। इसके पीछे भी कोई तर्क नहीं है, केवल यादृच्छिक संबंध है। केवल इसमें क्या है, यादृच्छिक संबंध है। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अन्य सामाजिक व्यवहारों के समान भाषा के तत्वों को निर्धारित करने वाले तत्व सामाजिक परंपरा या रूढ़ी हैं। ठीक है, इस प्रकार हम इसको बता सकते हैं कि ये सिर्फ सामाजिक व्यवहार को बताने वाले शब्द हैं और रूढ़ी हैं, कुछ और नहीं है। उनकी परंपराओं को समाज की बताने वाले शब्द हैं। ठीक है, और भाषीय कोड के मूल में यादृच्छिकता है। ठीक है, सामाजिक कोड का अगर मूल की बात करें तो इसमें यादृच्छिकता है और कुछ नहीं। भाषा एक सामाजिक व्यवहार है। यह व्यवहार बिना भाषा के अन्य व्यवहारों से भी संभव है। ठीक है, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है और यह व्यवहार बिना भाषा के अन्य व्यवहारों से भी संभव है। मान लें कि किसी बैठक में कोई वक्ता बोलते बोलते खांसने लगता है। ठीक है, अगर किसी बैठक में कोई वक्ता बोलते बोलते खांसने लगता है, अध्यक्ष नजर घुमाकर किसी की तरफ देखता है, कोई व्यक्ति दौड़ कर आता है और पानी लेकर आता है। वक्ता पानी पीते हैं, मुस्कुराकर पानी लाने वाले को धन्यवाद देते हैं, फिर दूसरा मुस्कुराहट से श्रोताओं से माफी मांगकर भाषण शुरू करता है। ये सब कार्य व्यवहार भाषा के माध्यम से ही संभव होते हैं। ये सभी कार्य व्यवहार भाषा से ही
हो सकते हैं। प्रयोग एक ही है, अर्थ संप्रेषण है। ठीक है, यहाँ पे भाषा के अलावा भी जो व्यवहार आपने देखा है, जैसे कि किसी को बोलते बोलते अगर खांसी आ जाती है किसी वक्ता को, तो उसका अध्यक्ष नजर घुमाता है तो कोई दूसरा जो है वो दौड़कर पानी लाता है और मुस्कुराते हुए पानी देता है, और पानी पीने के बाद उसकी खांसी बंद हो जाती है और वो मुस्कुराकर उसका धन्यवाद देता है। ये भी एक तरीका है। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है संप्रेषण। इसका अर्थ आप ध्यान रखिए, प्रयोजन एक ही है, मतलब एक ही है, लेकिन अर्थ इसका संप्रेषण हो गया क्योंकि ये प्रतीकों के रूप में यूज किया गया है। शारीरिक व्यवहार की तुलना में भाषा अर्थ संप्रेषण है। ठीक है, शारीरिक व्यवहारों की तुलना में भाषा अर्थ क्या है, संप्रेषण के लिए अधिक उपयुक्त माध्यम है। संप्रेषण के लिए ज्यादा उपयुक्त माध्यम है क्योंकि इससे हम जटिल से जटिल विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे हम जटिल से जटिल विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अर्थ संप्रेषण सामाजिक आवश्यकता है। संप्रेषण कैसी आवश्यकता है, ये एक सामाजिक आवश्यकता है। हम अपनी आवश्यकताओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। कुछ मांगने के लिए अनुनय विनय कर सकते हैं। ठीक है, कुछ मांगने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अनुनय विनय कर सकते हैं, फुसला बहला सकते हैं। ठीक है, अनुनय विनय कर सकते हैं, फुसला बहला सकते हैं, किसी बात से इनकार या इसरार कर सकते हैं। ठीक है, किसी बात से इनकार कर सकते हैं या इसरार कर सकते हैं, दूसरों के कार्य की निंदा या प्रशंसा कर सकते हैं तथा सहमति या सुझाव दे सकते हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते ये सब व्यवहार आवश्यक होते हैं। ठीक है, सामाजिक प्राणी होने के नाते ये सारे व्यवहार आवश्यक होते हैं और इन्हें भाषा के माध्यम से बखूबी निभाया जा सकता है। सामाजिक धरातल पर भाषा के माध्यम से अर्थ संप्रेषण को हम निम्नलिखित आरेख द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चित्र के द्वारा बताया गया है, आप इस चित्र को अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये चित्र बना दोगे और थोड़ा बहुत भी अगर आप लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आप एक दो बार वीडियो सुनेंगे, ये आपको जितना भी याद रहे उतना आप लिख देना और ये चित्र जरूर बना देना ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। ठीक है, अर्थ संप्रेषण आप सबसे पहले बनाएंगे, अर्थ संप्रेषण। ठीक है, फिर अर्थ संप्रेषण के दो पार्ट हैं, इसमें एक व्यक्तिगत स्तर पर, ठीक है, आप व्यक्तिगत स्तर पे क्या कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पे आप क्या कर पाएंगे, चिंतन कर पाएंगे। समूह के स्तर पर, और अगर आप समाज के स्तर देखें, समूह के स्तर पर देखें तो इसके दो हिस्से हो सकते हैं, एक आवश्यकता की पूर्ति का साधन, आपको आवश्यकता की पूर्ति का साधन देखना पड़ेगा समूह में, और संस्कृत का संप्रेषण, और संस्कृत का संप्रेषण देखना पड़ेगा। और संस्कृत के संप्रेषण के भी दो हिस्से हो सकते हैं, भौतिक संस्कृत और वैचारिक संस्कृत। इसके दो हिस्से क्या हो सकते हैं, भौतिक संस्कृत और वैचारिक संस्कृत। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा और बचा है, इसके बाद इस वाले वीडियो में इतने ही रखेंगे, फिर आपको बाकी के क्वेश्चन दूसरे वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे हम चिंतन कहते हैं, ठीक है, जैसे हम चिंतन कहते हैं वह सामाजिक व्यवहार के लिए व्यक्ति की निजी भूमिका है। ठीक है, जैसे हम चिंतन कहते हैं इंसान की निजी भूमिका होती है। ठीक है, सामाजिक व्यवहार के लिए व्यक्ति की निजी भूमिका है, अर्थात चिंतन भी भाषा द्वारा संप्रेषण का ही एक रूप है। ठीक है, जो चिंतन है वो भी भाषा द्वारा संप्रेषण का ही एक रूप है। भाषा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर आदान प्रदान का साधन है। ठीक है, भाषा क्या है, आदान प्रदान का एक साधन है। भाषा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आदान प्रदान का एक साधन है, इसी से सामाजिक जीवन संपन्न होता है। वर्तमान समाज की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति भाषा द्वारा होती है। ठीक है, समाज की पूर्ति, जो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति भाषा द्वारा ही होती है। अगर भाषा नहीं होगी तो फिर हम समाज में अपनी बात का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। वर्तमान से अतीत की तरफ कदम बढ़ाएं तो हम संस्कृत की झलक देख सकते हैं। ठीक है, वर्तमान से अगर हम अतीत की तरफ देखें तो हमें एक संस्कृत की झलक दिखेगी। संस्कृत भाषा के बिना संभव नहीं है। ठीक है, संस्कृत भाषा के बिना संभव नहीं है। भाषा व्यक्तित्व के विकास का आधार है। ठीक है, भाषा क्या है, भाषा व्यक्तित्व के विकास का आधार है। भाषा भौतिक संस्कृत के विकास का भी आधार है। किसी वस्तु के
किसी भी वस्तु के निर्माण में हाथ जितने उपयोगी हैं उतनी ज्यादा उपयोगी है। ऐसे कार्य को संपन्न करने के लिए अनुभव द्वारा प्राप्त मनुष्यों का संचित ज्ञान, ठीक है, जो भाषा के माध्यम से ही समाज को विरासत में मिलता है। ठीक है, जितना कि हमारे किसी काम करने के लिए हाथ उपयोगी हैं उतनी ही हमारी भाषा भी उपयोगी होती है। और ये मनुष्यों का संचित इकट्ठा किया हुआ ज्ञान ही है जिसके माध्यम से ही समाज को विरासत में, जो कि समाज को विरासत में मिला है ज्ञान। ठीक है, भाषा के माध्यम से ही भाषा संस्कृत की पोषिका भी है। संस्कृत का पोषण जो भाषा है संस्कृत की पोषिका है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम विचारों की गहराइयों तक जा सकते हैं। क्योंकि विचारों गहराइयों तक भी हम जाने के लिए हमें भाषा की जरूरत होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका यहाँ पे हम वीडियो को खत्म करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी आपका 50 मिनट का हो चुका है। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन आंसर जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर करिए इसे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।